कैसे है सब? This is Professor Ankush. Today we have to teach one of the most important topic which is belongs to the 12th standard. बच्चों आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत ही अलग माना जाता है, जिसका कांटेक्ट ना इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई है ना मैग्नेटिज्म से कोई है. द टोटल टॉपिक इज ओनली बिलोंग्स टू द पोर्शन ऑफ द ऑप्टिक्स. शायद हमने 11th स्टैंडर्ड में सबने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिस टॉपिक के दो अलग अलग नाम थे. अगर हम स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो टॉपिक नंबर 6 का नाम था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और 7 का नाम था रे ऑप्टिक्स. जिस बंदे को ये दो टॉपिक का बहुत अच्छा नॉलेज है, आई एम डैम श्योर उस बंदे को इस टॉपिक में एक भी % दिक्कत नहीं आने वाली. ठीक है ना? तो आपको याद रखना ये पूरा चैप्टर जो है ना बेटा, ये दो वर्ड्स खा गए. आप बोलोगे सर दो वर्ड्स कौन से खा गए? बेटा पहला वर्ड खा गया लाइट और दूसरा वर्ड खा गया ऑप्टिक्स. अब डिसाइड ये करते कि भाई ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब क्या होता है. बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है. दैट मींस हमारा पहला लेक्चर का पूरा पोर्शन बिलोंग करेगा 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से. तो मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा कंसंट्रेशन आपको बोर्ड पे रखना है चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है ना बच्चों? लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेंशन द नेम ऑफ द चैप्टर इज नथिंग बट द वेव ऑप्टिक्स. सबसे पहले तो वेटेज डिसाइड करते हैं कि इसका वेटेज नीट और जेडीबल में कैसा है. थोड़ा ध्यान से सुनना है बच्चों. अगर ये चैप्टर में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूं तो कंपलसरी इसके ऊपर दो क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना बच्चों? अगर मैं इस चैप्टर को जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू देखता हूं तो 2/3 लिखना चाहूंगा. कोई बंदा अगर सिर्फ सीईटी का प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं बताना चाहूंगा इस चैप्टर के ऊपर 3 क्वेश्चंस आते हैं. पिछले 12 साल का सर्वे, नीट में 2 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे. जेडब्ल्यू में हर बार 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर अगर मैं सीईटी की बात करता हूं तो कंपलसरी इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा ध्यान से सुनना है सबको. चैप्टर का मीनिंग क्या है वो भी देखते हैं, चैप्टर किस किस का कॉम्बिनेशन है वो भी देखते हैं. सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा दिस चैप्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टू वर्ड्स. द नेम ऑफ फर्स्ट वर्ड स्टैंड्स फॉर, बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना है, which is called as a refraction of light, and the name of the second word is nothing but the ray optics. That means ये चैप्टर उस बंदे को बहुत अच्छे से समझेगा जिस बंदे के 11th स्टैंडर्ड में ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से कवर है. बहुत इजी टॉपिक्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. द फर्स्ट वर्ड इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट किसी मीडियम में जाती है तो बेंड क्यों होती है, स्पीड कम डिक्रीज क्यों होती है, फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज होती है, लैम्बडा क्यों चेंज होता है, ये सारा फंडा बच्चों इस रिफ्रैक्शन के अंदर छुपा है. ठीक है ना? और बेटा दूसरा वर्ड है रे ऑप्टिक्स. ये पूरा रे ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है ना भाई, लेंस के ऊपर बना है. माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, कॉनकेव लेंस क्या होती है, मिरर का रिफ्लेक्शन कैसे पाया जाता है, बाइनोकुलर्स कैसे काम करता है, हेरिस्कोप कैसे काम करता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसा काम करता है. ये सारा पोर्शन ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जा चुका है. अगर किसी बंदे को लग रहा है कि ये पोर्शन नहीं पढ़ा है तो आपको एनसीईआरटी का बुक ओपन करना है, उसमें थोड़ा झांकना है कि इस पोर्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था. ठीक है ना बच्चों? तो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा दिस चैप्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वर्ड्स. द फर्स्ट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड द सेकंड कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स. अब आते हैं बच्चों चैप्टर के नाम पे. बेटा सर ने चैप्टर का नाम क्या होता है? इट इज अ वे ऑप्टिक्स. हर बिट का कुछ ना कुछ एग्जैक्टली मीनिंग होता है, तो बेटा इनका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होगा. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वेव का मतलब क्या है. ठीक है ना? उसके बाद ये भी देखते हैं कि बच्चों ऑप्टिक्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है. ऑब्वियसली वेव का मतलब क्या होता है? इट्स अ साइनोसॉइडल वेव दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव. बच्चों को अभी भी दिक्कत है कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है, रेज में ट्रैवल करती है. तो मैं ये फंडा यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा. लाइट बच्चों दोनों तरीके से ट्रैवल करती है. समटाइम्स लाइट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल वेव एंड समटाइम लाइट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेज. अब रेज में जाने वाली लाइट कौन सी है और साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में जाने वाली लाइट कौन सी, ये मैं क्लियर करना चाहूंगा. बच्चों ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना, ऑर्डिनरी का मतलब क्या है? जो कैंडल से बनती है, मशाल से बनती है, इन कैंडल से, लैंप से बनती है, ये जितने भी ऑर्डिनरी लाइट्स है ना बच्चों, उनमें से जो निकलती है लाइट, वो लाइट कभी भी ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ साइनोसॉइडल वेव. आई होप सो आपको बताने की जरूरत नहीं चाहिए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म कैसे ट्रैवल करती है, व्हिच इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म अलोंग द एक्स एक्सिस. आप बोलोगे सर ये कहां तक जाएगी? बेटा जब तक मीडियम है तहां तक जाएगी.
पता चलता है कि आगे चल के रिजिड बॉडी आ रही है तो आपकी लाइट वहां पे ब्रेक हो जाएगी। इज दैट क्लियर? फिर आप बोलोगे सर अगर ऑर्डिनरी लाइट साइनोसाइडल वेवफॉर्म में ट्रैवल करता है तो ये जो रेज के फॉर्म में होता है वो कौन ट्रैवल करता है? तो आप याद रखना इसके दो एग्जांपल्स है बच्चों। एक होता है लेजर लाइट। लेजर लाइट एक ऐसा ऑप्टिक्स का डिवाइस माना जाता है या इंस्ट्रूमेंट माना जाता है या सोर्स माना जाता है जिसमें से लाइट जो निकलती है ना बेटा, वो लाइट साइनोसाइडल वेवफॉर्म में नहीं जाती, वो लाइट कभी भी प्रोपोगेट करती है इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट रेज, और जिसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है ऑर्डिनरी लाइट के कंपैरिजन में। ठीक है ना बेटा? इसलिए चैप्टर का पहला नाम है वेव। अब ये देखते हैं कि ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। अरे भाई ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? कोई भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आप बोलोगे सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है बेटा? ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपको सारे जो मीडियम देखने को मिलने वाले हैं वो है डेंसर। फिर आप सोच रहे हो सर मीडियम कौन सा होता है बेटा? ग्लास होता है, ग्लास का एक स्लैब भी होता है, उसके बाद बच्चों इसमें प्रिज्म भी आएगा, उसके बाद बच्चों इसमें डायमंड भी आएगा। समझ रहे हो? कॉमा एक सेट। अगर इतने मीडियम लिखने जाए तो पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा भाई। कहने का इंटेंशन क्या है? जिसमें से लाइट गुजरती है, ट्रैवल करती है, पास करती है, ऑल द सच काइंड ऑफ मीडियम कॉल्ड एज एन डेंसर मीडियम। और जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं लाइक दूरबीन, बाइनोकुलर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हेलिस्कोप एक्सेट्रा, जैसे कि मेरा एक स्पेक बेटा, ये आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, इसलिए इसको ऑप्टिक्स नाम से पुकारा जाता है। तो एक फंडा क्लियर है? चैप्टर का नाम वे ऑप्टिक्स क्यों बना? बिकॉज़ इन दिस चैप्टर द लाइट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वेव्स और इट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेज। और जो दूसरा वर्ड है बेटा वो है ऑप्टिक, जिसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहना चाहेंगे। पूरे चैप्टर में मैंने अगर सबसे ज्यादा फोकस किसको किया है तो वो है डेंसर मीडियम, क्योंकि बेटा डेंसर मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट बेंड भी होती है, लाइट की वेलोसिटी के साथ छेड़छाड़ होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ भी छेड़छाड़ होती है। क्यों होती है थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे। ठीक है ना? अब ये पढ़ते हैं कि चैप्टर के नाम की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट बीट। सबको बीट कॉपी करना है। अगर आप नोट्स भी बनाओगे तो थोड़ा बेटर फील होगा मुझे भी। ठीक है ना? द नेम ऑफ चैप्टर इज नथिंग बट द वे ऑप्टिक्स। चलो डेफिनेशन बता देता हूं, जिनको कॉपी करना है वो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है बच्चों। तो जाहिर सी बात है ये किसका पोर्शन है? लाइट का पोर्शन है, जिसे हम साइंस का पोर्शन कहना चाहेंगे। ऑब्वियसली फिजिक्स साइंस में आएगा, आर्ट में तो नहीं आएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of phenomenon of the nature of light in a different medium। इसका मतलब हम क्या करने वाले हैं? ऐसे साइंस के बारे में पढ़ने वाले, ऐसे प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले जिस प्रोसेस में हम लाइट के अलग-अलग नेचर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मैं नेचर के अलग-अलग बारे के डिस्कशन के बारे में या फिनोमेनन के बारे में या प्रोसेस के बारे में अगर मैं स्टडी करता हूं तो उस स्टडी को हम कहना चाहेंगे वेव ऑप्टिक्स। Is that clear? Once again I repeat the definition. It is the branch of science which deals with the study of nature of phenomenon of light through different media। क्योंकि बेटा हर बार मीडियम जो होता है वो exactly same टाइप का नहीं होता। समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि बेटा exactly लाइट का मीनिंग क्या होता है। ये थोड़ा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बीट है, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखना है। इसके ऊपर सर क्वेश्चनिंग भी करने वाले हैं। जब भी चैप्टर शुरू होता है तो मेरे आंखों के सामने एक क्वेश्चन आती है कि भाई ये एग्जैक्टली लाइट होता क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लाइट का सिर्फ एक ही नाम नहीं है। हमारे रियल लाइफ में पता होता है लाइट को सिर्फ हम लाइट से पुकारते हैं, पर लाइट के फिजिक्स में बहुत अलग अलग नाम है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके नाम बताना चाहूंगा बच्चों। लाइट को फोटोन भी बोल सकते हो, मैंने प्रोटॉन नहीं कहा, फोटोन का है बेटा। आप लाइट को रेडिएशन भी बोल सकते हो। आप बोलोगे सर रेडिएशन क्यों? थोड़ा वेट कीजिए, सब चीजें आपको पता चलने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो लाइट का और एक नाम है फोटोन, फोटोन का और एक नाम है रेडिएशन। और बेटा फोटोन के ऊपर तो अलग चैप्टर बनाया है। द नेम ऑफ चैप्टर इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स। बाद में देखेंगे। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली लाइट क्या होता है। डेफिनेशन ध्यान से सुनना है बच्चों। लाइट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। अब दिक्कत ये आ गई कि भाई ये लाइट का मतलब तो सर ने कुछ अलग ही बता दिया। इसका मोटो क्या है? सर ने इसको और एक नाम दे दिया कॉल्ड एज ईएम वेव्स। आप बोलोगे व्हाट इज बाय ईएम? ईएम का फुल फॉर्म है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट मींस ये एक ऐसा वेव होता है जिसके अंदर आपको दो चीजों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप बोलोगे सर कौन से दो चीज है? थोड़ा ध्यान से सुनना है। लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टू वर्ड्स। हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, पूरे फिजिक्स में
दो फील्ड्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। द फर्स्ट कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेकंड कॉल्ड एज एन मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों और दिक्कतें बढ़ गई। दैट मींस अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है तो बच्चों उसे हम रेडिएशन कहेंगे। ये रेडिएशन किसकी वजह से बना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स also called as photon and then it is called as a light. I repeat the definition. It is defined as the electromagnetic waves which is propagated from one side to the another. आपको जिधर भेजना है उधर उसको भेज सकते हो। अब वो रेयर में जा रहा है, डेंसर में जा रहा है, वो मायने नहीं रखता। बातों को समझ रहे हो? अब देखते हैं कि इसका एग्जैक्टली फिगर कैसी होगी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये मेरे पास एक सोर्स है। सोर्स का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो लाइट बनाएगा। और बेटा ये सर ने इधर टारगेट लगा रखा है। टारगेट का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल हमारे आर्मीज में क्या होता है, जितने भी सोल्जर्स होते हैं उसके हाथ के नीचे एक गन होती है। ऑब्वियसली आप गन के नीचे लेजर लाइट लगाई जाती है। लेजर लाइट क्यों लगाई जाती है? क्योंकि वो टारगेट को छेद सके, तो पकड़ के चले कि सामने कोई तो टारगेट है। ये सोर्स है और ये सोर्स से लाइट प्रोपोगेट हो रही है फ्रॉम फर्स्ट प्लेस टू द सेकंड। अब ये देखते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को शो कैसे किया जाता है। ध्यान से सुनना है। Electric field as well as magnetic field is always traveling in the form of sinusoidal waves. तो बेटा ये वेक्टर बने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो वर्टिकली ट्रैवल करती है। आई रिपीट, वर्टिकली ट्रैवल करती है, इसलिए सर ने इसको नाम दिया ई बार। ई बार इज नथिंग बट द वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पर आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रैवल करती है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल। तो याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल फॉर्म एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ट्रैवलिंग विद द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में 3D भी तो नहीं दिखा सकता, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ध्यान से सुनना है। ये देखो बच्चों ऐसे वेक्टर को आपको ना ऐसे परफेक्टली टेढ़ा दिखाना है, तो ये थोड़े डायग्राम अच्छे दिखेगी, नहीं तो कुछ तो अलग ही दिखेगा ये, ठीक है ना बच्चों। ये बना बी बार। जितना भी ब्लू कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है कॉल्ड एज द वेक्टर्स ऑफ ई बार इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जितना भी रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है व्हिच इज कॉल्ड एज बी बार इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक फंडा क्लियर है। द लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉम्बिनेशन है जो कभी भी ट्रैवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे सबसे कहना चाहूंगा बच्चों, याद रखना है, ये जो बी बार और ये जो ई बार रहता है ना बच्चों, बोथ आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। दैट मींस दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर विद ईच अदर। क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना भाई, अगर ये ऐसे ट्रैवल करेगा तो ये ऐसे ट्रैवल करेगा। तो ये फंडा हमारे यहाँ पे क्लियर होता है बच्चों लाइट का, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना है सबको। अब सर लेंगे लिटिल बिट, एक पोर्शन आपको नोट में लिखना है, ठीक है ना, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर आपको लाइट्स के दो टाइप्स बताएंगे। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। वर्ड्स को ध्यान से सुनना और रिमेम्बराइज करना है। और बेटा जो दूसरा होता है ना उसे हम कंपोजिट लाइट कहते हैं। आप बोलोगे सर डाइक्रोमेटिक नहीं है क्या? है बेटा, पर वो कुछ काम की नहीं है अभी सिलेबस में फिलहाल, तो जब उसका रोल आएगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लाइट के सर ने दो क्लासिफिकेशंस बता दिए। There are two types of different kind of lights in our syllabus. The first called as a monochromatic light and the second called as a composite light. अब बच्चों को दिक्कत है कि भाई ये मोनोक्रोमेटिक क्या होती है और कंपोजिट लाइट क्या होती है। घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी है बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना है। मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल। मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसी लाइट होती है जिसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मानी जाती है, जो खुद की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करेगा। आप बोलोगे सर कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, एटलीस्ट एग्जांपल तो बताइए बच्चों। इसके एग्जांपल है लेजर लाइट। आप इसमें सन की लाइट भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसी लाइट सर ने कंसीडर की है जिसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल लेजर लाइट को मैंने ऑन किया तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा भाई। लेजर लाइट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए पहचानी जाती है, जो कम से कम 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस पजेस कर सकते हैं। जो स्नाइपर्स होते हैं ना, आपने गेम्स में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, उन स्नाइपर के गन के नीचे 100% एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लगाई जाती है। दैट मींस मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसे सोर्स से निकलती है जिस सोर्स में से जो भी रेडिएशन निकलेगा, जो भी लाइट निकलेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। एग्जांपल आपको बता दिया मैंने, लेजर एंड सन। ऑब्वियसली सन में से जितनी भी लाइट निकलती है दिन ब दिन कलर तो चेंज नहीं होता उसका।
तो जाहिर सी बात है उसमें से जो लाइट निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा पूरा चैप्टर बच्चों इसके ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? मोनोक्रोमेटिक लाइट के ऊपर। हमारा कोई भी चैप्टर कंपोजिट लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा कॉमन सेंस की बात है, इसमें फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होती है। फिर आप बोलोगे सर कंपोजिट लाइट का एग्जांपल तो बताइए। तो बेटा इसमें आप लिख सकते हो कलरफुल लाइट। पता चल रहा है बंदा किसी के शादी में गया, नाइट की शादी थी, बहुत ही अलग अलग कलर की लाइट्स लगे वहां पे, शोकेस बढ़ाने के लिए, थोड़ा डेकोरेशन बढ़ाने के लिए। डेकोरेशन के एग्जांपल, अभी गणपति नजदीक आ रहा है उसके डेकोरेशन के एग्जांपल, अलग अलग टाइप्स के एलईडीज वहां पे ऑन है। तो बच्चों सारे कलर चेंज हो गए तो ऑब्वियसली लैम्बडा चेंज होगा। हर लाइट की इंटेंसिटी सेम नहीं है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। दैट मींस ये जो अलग अलग कलर के लाइट जब मिक्स किए जाते हैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए तो बेटा उसको कंसीडर किया जाता है कंपोजिट लाइट। ठीक है ना? आई इंसिस्ट आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट को याद रखना। अगर आप गलती से कंपोजिट लाइट भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जो चैप्टर है बच्चों वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना? चलो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम एग्जैक्टली क्या होता है। इसलिए मुझे सबका ध्यान पूरी तरह से बोर्ड पे चले। चलो यहीं पे कॉपी करता हूं। Our next bit is classification of medium। वैसे देखा जाए फिजिक्स में बहुत अलग अलग तरह के मीडियम्स है। मैं सारे मीडियम्स को बोर्ड पे नहीं लाने वाला, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखना है। मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूं बच्चों लाइट की, दैट मींस वे ऑप्टिक्स की। इस चैप्टर में लाइट के अनुसार मीडियम के दो टाइप्स बनाए गए। शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस बुक में। पहला होता है बच्चों रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। चलो ये पे लिख ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। There are two types of medium in wave optics. The first called as a rarer medium and the second called as a denser medium. फर्क क्या है बच्चों? रेयर मीडियम जो होता है उसे फ्री स्पेस माना जाता है। आप बोलोगे सर फ्री स्पेस का मतलब क्या है? हमारे पास दो टाइप के फ्री स्पेस होते हैं, एयर एंड वैक्यूम। जब भी कोई लाइट फ्री स्पेस से ट्रैवल करती है लाइक एयर एंड वैक्यूम, आपको याद रखना है लाइट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। दैट मींस लाइट की स्पीड रेयर में रिमेन्स कांस्टेंट होती है। ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना? व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? वैसे देखा जाए तो 9 डिजिट में होती है, 2 7 9 3 5 2 6 समथिंग कुछ तो होती है। अब इतनी बड़ी वैल्यू तो हम रिमेम्बराइज नहीं कर सकते, तो आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू याद रखनी है। 3 × 10⁸, इसका मतलब 3 के आगे 8 जीरो। तो ये लाइट की स्पीड होती है बेटा। ये लाइट की स्पीड एज्यूम की जाती है किसमें बेटा? फ्री स्पेस में। मतलब ये दो स्पेस ने ऐसे बताया जिनमें लाइट की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी, इसलिए इसको रेयर मीडियम माना जाता है। इनमें जिसकी लाइट की स्पीड होती है एग्जैक्टली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना बेटा? अब देखते हैं कि बेटा डेंसर क्या होता है। डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर बच्चों एक ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है जो लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट के फॉर्म में होता है। तो कोई भी एक रिफ्रैक्टिव मीडियम जो होता है, रिफ्रैक्टिव का मतलब क्या है बच्चों? रिफ्रैक्टिव का मतलब ऐसा मीडियम जिसको लाइट छेद के आगे जा रही है, लाइक कांच का टुकड़ा, ट्रांसपेरेंट वाटर, आवर हेयर जेल, प्रिज्म, डायमंड, स्लैब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे किस में आ गए? डेंसर मीडियम में आ गए। चलो मोस्ट वांटेड डेंसर मीडियम सर यहां पे लिख रहे हैं, जैसे कि ग्लास का स्लैब, ग्लास का प्रिज्म, एक्सेट्रा। जब लाइट इस स्लैब में, प्रिज्म में, पानी में, डायमंड में एंटर करती है मतलब वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि बेटा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। रेयर मीडियम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, पर अगर आप डेंसर मीडियम में जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। मीडियम आएगा तो लाइट के साथ दिक्कतें पैदा होंगी। जैसे लाइट मीडियम में घुसी उसकी स्पीड घटेगी। सिंपल लॉजिक है, कॉमन सेंस की बात है। ये बंदा स्विमिंग पूल के बाहर बैठा है, ऐसे इस बंदे को जंप करनी है बेटा, ठीक है ना? स्विमिंग पूल में चलो बंदे ने हेड को इधर लिया, बंदे ने ऐसी सीधी जंप की, ये पानी का लेवल यहां तक है। हमने रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। जब भी इस बंदे की पूरी बॉडी पानी में जाती है तो कभी भी ऑब्जर्वेशन करना, जैसे वो पानी में जाएगा उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली घटेगी। इससे सीखने को क्या मिला? कॉमन सेंस की बात है। पानी के अंदर किसी भी चीज को डालने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड रिड्यूस होती है। वही तो मैं आपको बता रहा हूं।
डेंसर मीडियम है मतलब क्लिक होना चाहिए कि उसमें जाने के बाद लाइट की स्पीड कम होने वाली, तो आपको याद रखना है डेंसर मीडियम मतलब कोई भी एक रिफ्रैक्टिव मीडियम जहां पे कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें लाइट की स्पीड बेटा कम होती है। कितनी कम होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से कम होती है। अब ये कितनी कम होती है बेटा? वो कांच के थिकनेस पे, क्वालिटी पे और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है कि उसकी स्पीड कितनी गुना कम होने वाली है। इससे तो एक ही चीज पता चलती है, द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रेयर मीडियम but which is reduced when the light is traveling from rarer to denser. Is that clear? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटा इसके ना 4 कंडीशंस हैं, ध्यान से सुनना है, चारों भी कंडीशंस में क्लियर कर देता हूं। सी केयरफुली, इसको ना नोट में कॉपी करना है। 4 कंडीशंस, ये कंडीशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। चलो ठीक है, अब जस्ट इमेजिन कीजिए, लेकिन लाइट ट्रैवल कर रही है वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब कहां से कहां ट्रैवल करें कंडीशन में देख लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। जस्ट इमेजिन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू रेयर, डेंसर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर। एक चीज मैं सबसे कहना चाहता हूं, बंदा भाग रहा है कंटिन्यूअसली भाग रहा है, भाई स्पीड चेंज नहीं होगी। बंदा भागते भागते पानी में गिरा, ऑब्वियसली स्पीड चेंज होगी। कहने का इंटेंशन क्या है बच्चों? लाइट की स्पीड सेम होती है जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा। जैसे ही मीडियम चेंज होगा, एक तो स्पीड बढ़ेगी नहीं तो कम होगी। अब बढ़ने कहां पे वाले और कम कहां पे वाले कंडीशन में देखते हैं। When the light is traveling from rarer to rarer, बच्चों कॉमन सेंस की बात है, मीडियम तो सेम है। अगर मीडियम सेम हुआ तो आपको याद रखना, द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलो दूसरे में आते हैं, ठीक है ना। द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू डेंसर, भाई मीडियम ही चेंज नहीं हुआ ना, कॉमन सेंस की बात है। अगर मीडियम चेंज नहीं होने वाला तो बच्चों जाहिर सी बात है यहां पे भी स्पीड क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट। पर दोनों में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है बताओ आपको, जब ये लाइट रेयर में जा रही थी ना, स्पीड कांस्टेंट है पर इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जब डेंसर की बात करूंगा तो स्पीड थोड़ी कम होगी। कितनी कम होगी न्यूमेरिकल में देखेंगे। अब आती है इंपॉर्टेंट थर्ड एंड फोर्थ में। अब देखिए बच्चों, जस्ट इमेजिन कीजिए कि मेरे पास पानी का कंटेनर ऐसा है, जिसके पानी कंटेनर के अंदर मैं लाइट को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। दैट मींस जैसे मैंने लाइट को बेटा इसमें ऑन किया, जब तक लाइट हवा के कांटेक्ट में तब तक स्पीड उतनी है, पर जैसे पानी में घुसी उसकी स्पीड कम होगी। इसका मतलब बच्चों देखना है कि लाइट घुस रही कहां पे है। अगर लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड घटेगी, डेंसर से बाहर आएगी तो स्पीड बढ़ेगी। कॉमन सेंस की बात है। चलो फिर कॉपी कर लेते हैं। When the light is traveling from rarer to denser, बेटा इसकी स्पीड कम होगी, दैट मींस उसकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो ही नहीं सकती, तो बेटा स्पीड घट रही है यहां पे। इसके उल्टा चले, अब ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर था ना मेरे पास, अब कंटेनर के अंदर सर ने हाथ डुबाया और कंटेनर में से लाइट ऑन की, मतलब लाइट कहां पे बेटा? डेंसर में। जब पानी की लेवल कट के ऊपर आएगी तो बेटा रेयर में। जाहिर सी बात है कोई भी चीज जब पानी से बाहर निकलती है तो स्पीड बढ़ेगी, पर बेटा स्पीड बढ़ेगी पर बेटा 3 के आगे नहीं जाएगी ना। आप बोलोगे नहीं सर 3 इंटू 10⁸ के आगे जाएगी, आपकी पूरी पीढ़ी भी काम करेगी तो लाइट की स्पीड उसके आगे बढ़ नहीं सकती। दैट मींस डेंसर में जाएगी तो स्पीड कम होगी, बट व्हेनेवर इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, बेटा उसकी स्पीड बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब सिर्फ सर ने इंक्रीजेस लिखा है, इंक्रीजेस कब बेटा? टिल कब तक? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप बोलोगे सर बढ़ेगी मतलब 3 इंटू 10⁸ के आगे जाएगी, बेटा ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि इसके आगे लाइट की स्पीड जा ही नहीं सकती है, कांस्टेंट स्पीड है लाइट की। तो ये हो गए मेरे हिसाब से मीडियम्स के अनुसार 4 कंडीशन जो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। बच्चों मीडियम सेम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट इज रिमेन्स कांस्टेंट, रेयर टू डेंसर जाएगी तो स्पीड घटेगी, और डेंसर टू रेयर आएगी तो बच्चों स्पीड बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? तो ये सारा पोर्शन बच्चों 11th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हम देखते नहीं उसको, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं, इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ भी कंफ्यूजन हो ना तो सीधा कमेंट में डालना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में देखना है कि इसका पूरा पोर्शन वहां पे इजीली अवेलेबल है, तो आप इसको पॉज करके भी कॉपी कर सकते हो, या वीडियो बाद में पॉज करके भी आप उसको नोटबुक में इजीली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप सीधा कमेंट में बोल दीजिए,
अदरवाइज मुझे मैसेज भी कर सकते हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 9370988550 पे। ठीक है गाइस, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर फर्स्ट लेक्चर ऑफ वे ऑप्टिक्स। सी यू सून विद द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन in the next video. Okay, so bye guys, see you soon in next video.